हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्विक रिवीजन। जो कि अब तुम्हारा इंग्लिश का पेपर तो ख़त्म हो गया, क्लास 10th वालों का इंग्लिश का पेपर ख़त्म हो चुका है। और अब हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हमारा साइंस का पेपर होने वाला है। ठीक है, कुछ दिनों बाद साइंस का पेपर होना है 25 तारीख को। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस लेके आऊँगा इसके बाद। या अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है क्विक रिवीजन कराते हैं। क्विक रिवीजन में ध्यान देना कि ज़्यादा डीप भी नहीं जाएंगे, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसी के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बताई जाएंगी, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। और ये क्विक रिवीजन होगा, लास्ट टाइम का स्ट्रेटजी है तुम्हारे लिए कि लास्ट टाइम में तुम इलेक्ट्रिसिटी में कैसे रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो बस एक बात ध्यान देना कि भाई मैं ऐसा नहीं कराने वाला कि एक ही दिन में 1 घंटे में पूरी फिजिक्स ख़त्म। ऐसा नहीं आता। फिर तुमने अभी मैथ्स का पेपर देख चुके हो, अपना मैथ्स का पेपर देख चुके हो, इंग्लिश का पेपर देख चुके हो। तो मुझे ध्यान रखना कि जो तुम्हारा जो सीबीएसई है बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल का पूछता है। तो मतलब थोड़ा डीप तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नॉर्मली नॉर्मली लगेगा तुम्हें वन शॉट में तुम्हारा काम हो जाएगा, बट वन शॉट में कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए पूरा डीप में देखना भी है, इसको तमीज़ से पढ़ना भी है। मैं ऐसा कराऊंगा जो पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वही होगा। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे पढ़ो और हम बात करेंगे आगे का। देखो चलो शुरू करते हैं वीडियो। पहला, तुमने बोला कि चार्ज है ना, बार बार तुम सुनते हो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज के बारे में सबको पता है कि एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। कैसे होता है देखो जरा, ये चार्ज बनता कैसे है। तो उसके लिए डिटेल वीडियो है, देखो यहाँ जरा। चार्ज कैसे आता है, ठीक है, चार्ज कैसे आता है किसी भी बॉडी में। तो जब हम मुझे पता है कोई भी बॉडी है, जो कोई भी बॉडी है वो किससे बनी हुई है, कोई भी एक एटम से मिलकर बनी हुई है। एटम के अंदर क्या होते हैं हमारे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर से ऐसे घूम रहे होते हैं। ठीक है, सबको पता है। और यही इलेक्ट्रॉन जब इनको एनर्जी मिली जाती है तो यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। और जब कोई कभी इलेक्ट्रॉन अंदर भी आ सकते हैं, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा या उसके पास इलेक्ट्रॉन आने की क्षमता होगी तो पक्का आ भी जाएंगे। जब ऐसा होता है जब ऐसा होता है तो हमारे पास बॉडी में क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। मतलब चार्ज कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरी बात ध्यान देना, मेरी एक बात बताता हूँ तुम्हें। इसमें अभी क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। जितने भी नंबर्स होंगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखना कि मान लो एक क्या है हमारे पास, एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस ही मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ। तो ये न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पे क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो जितने, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा सा पतला कर दें। तो नंबर दे यहाँ देखना, जो भी एटॉमिक नंबर होता है, जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही किसके बराबर होता है, हमारे जो गिनते हैं ना हम लोग 1 2 3 4। जैसे मान लो ये किसका है, मान लो सोडियम का है। तो सोडियम का होगा तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, जब 11 होता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 1 हो जाता है। तो ऐसे पहले शेल में 2 आते हैं, अगले में 8 आते हैं, फिर अगले में 1 आते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, और यही एटॉमिक नंबर जेड के बराबर होते हैं। और यहाँ से ये भी पता है कि जो जो हमारा एटॉमिक मास होता है, जो कि हम ए से दिखाते हैं, ए इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को बराबर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि अंदर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर से घूम रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से घूम रहे होते हैं इसका नेग्लिजिबल मास लिया जाता है। तो एटॉमिक मास की बात करें तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही होते हैं हमारे पास, यही बचता है। ठीक है, जब हमारे पास यही बचता है तो बात करेंगे, जब हम यह मान लो यहाँ पे अभी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। मान लो इसके बीच नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 11 है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है 11 है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे पास वो भी 11 है। तो क्या होता है, जब हम मान लो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र कर गया, जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर गया, तो यहाँ पे होंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास 10, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 11 ही हो जाएंगे। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब बड़ा कुछ नहीं है, आया कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स के, निगेटिव चार्ज के। जब शुरू में जब जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, तो बराबर चल रहा होता है। जब बराबर चल रहा होता है तो न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन है, यानी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल की कंडीशन है। और जब यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो वहाँ बचेगा क्या, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बचेगा। जब पॉजिटिव चार्ज बच गया तो इसलिए वो पॉजिटिव हो गया। और मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया कहीं पे, जब यहाँ पे आ गया तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। जैसे Na ने जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, -1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो Na पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, यही चार्ज होता है। और जब मान लो कोई क्लोरीन है, क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको बोलते हैं Cl नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं।
और ये क्या होते हैं हमारे पास, एनायंस होते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो देखो, अगर बेसिकली हम बात करें तो जब चार्जिंग ऑफ बॉडी अकर्स ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को में अगर इलेक्ट्रॉन में जो भी बॉडी है अगर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं या आते हैं तो उसमें तब जाके हमारे पास कोई बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो बॉडी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तभी नेगेटिव चार्ज आता है। और जब इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज रह जाता है वहाँ पे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज निकलता नहीं, प्रोटॉन फिक्स रहते हैं, ठीक। इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये है प्रोटॉन जो है बढ़ते नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन जब जब इलेक्ट्रॉन किसी से जाएगा तब वहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर अगला देखो ज़रा, अगला टॉपिक, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो उसको किससे दिखाया जाता है, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे दिखाया जाता है, क्यू से, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे दिखाया जाता है, क्यू से दिखाया जाता है। तो क्यू, और क्यू तो होगा, ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा, यदि प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, न्यूट्रॉन जो होगा उसका 0, और इलेक्ट्रॉन का जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे देखो ये -19 होगा, ठीक है, -19 हो जाता है। अच्छा, और बात करें तो यहाँ से अब यही चार्ज जब मूव करने लग जाता है, यही जब चार्ज मूव करने लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं भाई। जब यही चार्ज अगर मूव करने लग जाता है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, यही चार्ज अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से बहना शुरू कर देगा, अगर ये मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, अगर यही चार्ज, अगर मान लो ये निगेटिव चार्ज या जो भी है, तो ये अगर ये मूव करने लग जाए तो अब क्या बन जाता है हमारा, एक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको। अगर उसको एक मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब पास होने शुरू हो जाएंगे, और जब हम बात करें आई निकालने के लिए तो क्यू अपॉन टी होता है पर्टिकुलर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई को क्या बोला जाता है, करंट को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, करंट होता है फ्रॉम पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमें यहाँ से बोला जाता है कि हाई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू क्या होता है यहाँ पे, चार्ज होता है कूलम अपॉन टाइम, ठीक है। कूलम अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को ही बोला जाता है 1 एम्पेयर। कूलम पर सेकंड को ही बोला जाता है 1 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ से कूलम तो यहाँ देंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि एम्पेयर बराबर आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, ठीक है। इसी को बोला जाता है 1 एम्पेयर। तो अगर इसकी डेफिनेशन भी आती है 1 एम्पेयर की, तो 1 एम्पेयर की कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, 1 एम्पेयर, डिफाइन 1 एम्पेयर, ठीक है। ध्यान देना इसको, डिफाइन 1 एम्पेयर। तो देखो 1 एम्पेयर कब आएगा, खुद ही सोचो, जब 1 एम्पेयर कब आ सकता है हमारे पास, जब 1 कूलम चार्ज, है ना, जब 1 कूलम चार्ज कहाँ से फ्लो करेगा, 1 सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब एक, जिस मान लो ये चार्ज है ना, इसमें से हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाएगा, तब क्या आता है 1 एम्पेयर। यही इसकी डेफिनेशन भी है, 1 एम्पेयर की डेफिनेशन पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। 1 एम्पेयर की डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी होती है, वो भी पेपर में आने के चांसेस पूरे हैं। तो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान देना। तो 2x में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही 2x में बोल रहा हूँ। तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर एक चार्ज है, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक जगह से इन्फिनिटी से, कहीं पता नहीं है, इन्फिनिटी मतलब होता है कोई जगह पता ना होना, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से कहीं पे ला रहे हैं, है ना, एक जगह पे लेके आ रहे हैं, तो उसमें कुछ ना वो वर्क करना पड़ेगा। जब वो वर्क पर यूनिट चार्ज पे करेंगे तो उसको बोला जाता है वोल्टेज, है ना। और अगर मैं थोड़े से यहाँ पे बात करूँ, जो वोल्ट मीटर, जो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की डिवाइस होती है कौन सी, एमीटर, है ना, याद रखना, अमीटर, मुझे याद आया। तो अमीटर से इसको मेज़र किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, बस तुम लोग याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे तो इसके लिए यूज़ होता है डिवाइस, जो यूज़ होती है करंट को मेज़र करने के लिए डिवाइस होती है अमीटर, ठीक है, अमीटर। तो कुछ इस तरीके से ही होता है। एक कोई डब्बा सा होगा और उसमें ना ए लिखा हो जाएगा, ए लिखा रहेगा, क्या हो गया, तो उसमें क्या लिखा जाएगा हमारा, ए लिखा जाता है। एंड देन ए लिखने के बाद उसमें कुछ इस तरीके से उसमें निडल होगी और उसमें ऐसे कुछ बना होता है, ठीक है। चलो, तो डिवाइस क्या होती है, अमीटर यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट की पूरी बातें हो गई, ठीक है। अब इसको जब इलेक्ट्रिक करंट को जब हम क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं,
यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर एक इन्फिनिटी मतलब कोई दूरी जगह है, कोई दूर जगह होगी, वहाँ से कोई चार्ज को उठा के अगर यहाँ आना है तो उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, अपने आप तो आता नहीं, तो वर्क करना पड़ेगा। जब उस चार्ज जितना भी चार्ज होगा उस पर यूनिट चार्ज में जितना भी वर्क करना पड़ता है वही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन पे जाएंगे, अगर डेफिनेशन पढ़ें तो क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग व्हेन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक पॉइंट, है ना, वही क्या होता है, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, फॉर्मूला याद रखेंगे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू का अगर मैं बात करूँ, डब्ल्यू क्या होता है, वर्क जूल पर कूलम, है ना, जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है, यहाँ से 1 वोल्ट बोला जाता है। तो ध्यान रखना 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो 1 वोल्ट क्या होगा, तो 1 वोल्ट ये होगा कि अगर किसी भी एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में अगर 1 जूल वर्क किया जाता है तो उसे बोला जाता है 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहाँ पे तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन ये रहा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा और यहाँ से तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगला नेक्स्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, देखो अगर कोई चार्ज पहले से ही कहीं पे आया हुआ है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे ए पॉइंट ले लो, यहाँ पे बी पॉइंट ले लो, अगर यहाँ से यहाँ पे कोई ले जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर कोई वर्क करा जा रहा है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। फॉर्मूला वही रहता है, यूनिट भी वही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस में। वो तो डिफरेंस है, डेल्टा वी है, चेंज है, कितना आ रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में कितना चेंज आ रहा है। तो इसमें अगर पोटेंशियल ए ज़्यादा होगा तो वी ए पहले लिख लेना, अगर बी ज़्यादा होगा पोटेंशियल तो बी पहले लिख लेना। ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी होता है, वी से दिखाते हैं, वी को डब्ल्यू अपॉन क्यू। और इसके लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, इसके लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, वोल्ट मीटर। तो इसके लिए जो डिवाइस होगा वो कौन सा होगा, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर यूज़ करे जाते हैं। इसमें यहाँ पे देखोगे, दिख भी रहा होगा तुम्हें, ये बी बना है ना, इसमें ये बना है तो इसमें वी है। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया और हमारे पास करंट भी हो गया। तो काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ध्यान देना, क्योंकि क्विक रिवीजन है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो ध्यान से क्वेश्चन पूछ जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे कुछ क्या है, कंपोनेंट्स दे रखे हैं और उनके सिंबल दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रिक जो सेल होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, और जो बैटरी होती है तो बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बन जाती है, बैटरी बनी जाती है। तो इसलिए ये बैटरी का सिंबल है, एक यहाँ पे सेल लगाया है, एक यहाँ पे सेल लगाया है। तो बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव को दिखाता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। ये पॉजिटिव वाला चार्ज होगा और ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इस तरीके से होता है। तो कुछ प्लग की के होता है, इसमें थोड़ा डायग्राम में थोड़ी गलती हो सकती है, बस तुम्हारे पास एनसीईआरटी में सारा कुछ दे रखा है तो वहाँ से देख लेना, क्योंकि जब ये पेस्ट किया हो गया तो थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ हो रही है, बट ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो प्लग की स्विच करके इनको देख लेना कैसे कैसे हो रखा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको करेक्ट कर ही देता हूँ जब आ ही रखा है। तो इसके जो नोट्स होते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी में भी है, हेवन क्लासेस 0182, तो उसमें तुम चेक कर सकते हो, इसके नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। इनकी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा ऐसे ही। तो ये समथिंग इस तरीके से होगा। ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा है, एक ब्रैकेट यहाँ पे लगता है, और जब अगर क्लोज की होगी तो यहाँ पे एक पॉइंट लग जाता है, बाकी इस तरीके से ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा, और जहाँ पे अगर वायर जॉइंट होगी तो ये ऐसे क्रॉस इस तरीके से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। अमीटर यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, अमीटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर वी होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव ले लो और निगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो और यहाँ पे निगेटिव ले लो। ठीक है, बाकी अब ठीक हो गया है। चलो, तो अभी मैं एक इससे पहले वाली स्लाइड में देखो ज़रा, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। हाँ, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान देना। जो अमीटर होता है, जो अमीटर होता है, जो हमारे पास अमीटर है, वो जो अमीटर है वो किस में जुड़ा रहता है हमारे पास, सीरीज़ में, याद रखना। सीरीज़ में क्वेश्चन पूछता है कि अमीटर को सीरीज़ में क्यों जोड़ते हैं। तो अमीटर को सीरीज़ में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लो होता है। याद रखना, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। रेजिस्टेंस के बारे में बता दूंगा। तो रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए उस अमीटर को जो होता है वो सीरीज में जोड़ा जाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, याद रखना।
पैरेलल में जोड़ते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इस वजह से पैरेलल में जोड़ा जाता है। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम आता है। अभी दिखाऊंगा आगे वाला वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा कि पैरेलल में अगर कोई इन चीज़ आती है, जैसे पैरेलल में कोई चीज़ होती है तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वो अभी समझा दूंगा कैसे होता है। ठीक है, अभी तक की जो कोई भी वीडियो में कोई दिक्कत लगी हो तो वो पूछ सकता है मुझसे। ठीक है, और यहाँ पे मैं तुम्हें बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊँगा, बेसिक से भी पढ़ाऊँगा और वहाँ तक जाएंगे एडवांस तक। तो इसके लिए पूरी वीडियो देखनी ज़रूरी है। तो बेसिक से हम एडवांस तक पहुँच जाएंगे और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, जो पेपर में आते हैं वो भी करा दूंगा, और जिससे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा और पेपर में आने के चांसेस पूरे हैं। तो मैं बता भी दूंगा किस किस पॉइंट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट पे तो वन टेक में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, एक टाइम में पूरा ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट बता दिया था मैंने, ये पूरा मैंने करेक्शन भी कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है देखें ज़रा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, क्लोज्ड अनब्रोकन लूप होता है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे सिंबल्स लगे रहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, मैं बताऊं तो मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने, इस तरीके से कर दिया। तो उसके बाद मैंने एक कुछ मान लो एक बल्ब लगा दिया, है ना, एक बल्ब लगा दिया, इस तरीके से बल्ब लगा दिया, या कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इस तरीके से कर लिया। रेजिस्टेंस में होता है रुकावट, मतलब कोई भी चीज़, बल्ब, टीवी, ये जो रेजिस्टेंस हो सकता है, ये टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बल्ब हो गया, बल्ब जल रहा है ना, इसमें कुछ की वगैरह लगा दी, ऑन कर दिया, इस तरीके से। मान लो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से बहता है करंट, इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो करंट अगर यहाँ को जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके नीचे को आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये तो बात होगी, धीरे धीरे मैं बताते रहूँगा। तो जैसे हमने क्या क्या सीख लिया, अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे आता है बता दिया था मैंने, पूरा बेसिक से पूरा बता दिया था, चार्ज कैसे आ रहा है ना, चार्ज कैसे डेवलप होता है पूरा बताया था। और जब यहाँ पे हम लोग जब चार्ज की बात करें तो चार्ज कितने टाइप के हैं वो भी बताया था। चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तरीके से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तीन तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर हमने कहा था, हमने बात करी थी करंट की। करंट क्या होता है, क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी तेज तेज करंट, इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं या फिर नेगेटिव चार्ज या कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट, क्यू अपॉन टी करके इस तरीके से करा था। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला है यहाँ पे, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि Q इक्वल टू एन ई, है ना, क्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख लेंगे, Q इक्वल टू हो जाता है एन ई। ये भी याद रखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, टोटल चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जितना मुझे याद रहेगा मैं बताते रहूँगा। ठीक है, Q इक्वल टू यहाँ पे एन ई भी होता है, याद रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई का, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एड क्यू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी। भाई ध्यान देना, ये पूरा मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा, जितना मुझे याद आते रहता है मैं सारा बताते रहता हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो को स्किप मत करना कहीं पर भी, मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा तुम्हें जो भी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे सर्किट पे। मैंने सर्किट यहाँ पे एक हल्का सा सर्किट बना रखा है, तो तुम भी इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा। यहाँ पे की लगा दी है, यहाँ पे बैटरी लगा दी है, ये पूरा सर्किट है, सर्किट डायग्राम है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट का फ़ायदा क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट का फ़ायदा ये रहता है कि हम जो भी कनेक्शन कर रखे हैं किसी भी सर्किट में, कौन सा बल्ब कहाँ जोड़ा है, किस वायर से किसको जोड़ा है, तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में हम दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इजी टू लर्न होता है, किसी को समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि कैसे कैसे सर्किट जुड़ा हुआ है, कौन कैसे जुड़ा हुआ है, सब पता चल जाएगा। अगर यहीं पे अगर मैं इसको पैरेलल में जोड़ दूँ, पैरेलल में जुड़ जाएगा तो वो भी पता चल जाएगा, हाँ इसको पैरेलल में जोड़ना है। तो ये सब चीज़ें फ़ायदे होती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है, बाकी जो नोट्स हैं तो मैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी में मिल जाएंगे, तो उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो कि ओम्स लॉ है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख देता हूँ, जो कि थोड़ा सा छोटा भी करा जाए तो। ठीक है, सर्किट डायग्राम इधर बना दिया मैंने। ठीक है, ओम्स लॉ बहुत ज़रूरी है भाई, ओम्स लॉ से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ से ओम्स लॉ को मैं समझाता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से। ओम्स लॉ कहता है कि ओम्स लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा तुम लोग क्या रखोगे, पोटेंशियल रखोगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल रखोगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है। या इसका उल्टा, आई जैसे मान लो एक कंडक्टर है,
ठीक है, एक कंडक्टर है, इसमें मान लो चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शनल, इसका एरिया ए है। तो जितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल को इस तरीके से भी समझ सकते हो तुम लोग, अगर मान लो एक टैंकी है, टैंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक है, टैंकी में जितना पानी भरा रहता है उतना नल में से पानी तेज तेज करता है ना। जितना पानी इसमें भरा रहेगा उतना तेज क्या होता है, पानी भरता है। ऐसे ही उसमें भी होता है, जितना ज़्यादा इसमें चार्ज होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सीख भी सकते हैं। चलो इतना समझ में आ गया। तो v यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ से अगर इसको हटाया जाए, v इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, एक कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं आर आई। यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। और यहाँ से एक नया टर्म आता है आर। तो आर क्या होता है भाई, आर यहाँ पे होता है रजिस्टेंस। क्या होता है यहाँ पे, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस मतलब होता है कि रुकावट, है ना। क्या होता है इसका मतलब, रुकावट, मतलब रोकना किसी चीज़ को ना। वाटर रजिस्ट सुना है तुमने, पानी को रोकने वाला फ़ोन आ रहा है आजकल, है ना। वाटर रजिस्ट होते हैं पानी को रोकने वाले। वैसे ये किसको रोकेगा, करंट को रोकेगा। ये किसको रोकेगा, करंट को रोकेगा जाने से। तो v इक्वल टू यहाँ से आई आर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं आर का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, तो अगर आर का फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वी अपॉन आई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वी आर इक्वल टू वी अपॉन आई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना। तो v यहाँ पे यहाँ क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट को v से दिखाते हैं, और करंट को दिखाते हैं एम्पेयर, इसको बोलता है ओम। ओम को ओ एच एम, ओम, जिसको ओम को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। ठीक है, अब यहाँ से जो इसमें ओम्स लॉ है, ये भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये, देखो, द इलेक्ट्रिक करंट क्रॉसिंग, है ना, यहाँ पे क्या है, क्रॉसिंग है, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, तो इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्रॉसिंग। ठीक है, इसको काट के CROSSING, क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग थ्रू अ कंडक्टर एग्जिबिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो कर जाता है। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। ठीक, अंडर कंडीशन फिजिकल चेंज जो होते हैं, फिजिकल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर इसमें फिक्स करेंगे भाई, क्योंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट करता है रजिस्टेंस। तो अगर हम मान लो किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर फिक्स करते हैं, और फिजिकल कंडीशन मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ये कुछ घटाते घटूते नहीं है, तो कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो जितना ज़्यादा वी होगा उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के बराबर होता है, ये कहना चाहता है ओम्स लॉ। ठीक है, चलो ओम्स लॉ की बात समझ में आ गई। तो यहाँ से वी इक्वल टू आई आर हो गया। तो यहाँ पे हम क्यों क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको आधे घंटे में चैप्टर खत्म कर दें। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास ओम। ठीक है, ओम से दिखा जाता है, सिंबल ये है। ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट करता है, रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, याद रहेगा। और अच्छा, रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, देखो ज़रा। तो रेजिस्टेंस पे लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, अगर मान लो ये एक पाइप है, और एक जो है इससे भी ज़्यादा लंबा पाइप है। ठीक है, अगर मान लो समझो करंट चार्ज की जगह, तो अपने को समझो। तो चार्ज देखो ज़रा, जो चार्ज इसमें जा रहा था, ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा, और जो इसमें से जो चार्ज आ रहा था उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं देखूँ, एक पाइप इतना है, ठीक है, और एक पाइप है इतना बड़ा। ठीक है, तो तुम्हें किस में जाने से आसानी होगी, इस वाले पे, जिसका एरिया ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो रेजिस्टेंस उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल है, 1/A के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर इसको टोटल कंबाइन किया जाए तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/A। ठीक है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, ये याद रखना। फिर यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं रो L/A। ठीक है, रो यहाँ पे होता है, रो जो होता है यहाँ पे रजिस्टिविटी होता है। क्या होता है, रजिस्टिविटी। और ये रजिस्टिविटी फिक्स होती है किसी मटेरियल के लिए। आयरन की रजिस्टिविटी फिक्स होगी, है ना। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, या जो भी प्रॉपर्टी होती है किसी भी, क्या होगी उसकी, मटेरियल की होगी। ठीक है, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की। ठीक है, किसकी होगी, मटेरियल की, है ना, मैटर की, MATER
METERIAL मटेरियल की होगी, ठीक है, जो कि क्या दिखाता है, रेजिस्टिविटी को दिखाता है किसी मेटेरियल की, फिक्स होगा ये आर, है ना, मटेरियल फिक्स होगा ये, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को जोड़ा जा सकता है, तो रेजिस्टेंस को क्या करा जा सकता है, ये जोड़ा जा सकता है। और मैं बात करूँ, अगर मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर, है ना। एक ट्वेल्थ में भी क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है, याद रखना। अभी मैं अभी बताऊंगा तुम्हें एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो ट्वेल्थ में भी पूछा गया था। तो आर, जो डायरेक्टली आर की अगर मैं बात करूँ, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए फॉर्मूला होता है। यहाँ से आर इंटू ए अपॉन हो जाएगा यहाँ से एल बराबर रो, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर बराबर रो, मीट इससे कैंसिल हो जाएगा तो रो की वैल्यू आ जाएगी ओम मीटर, ठीक है, यहाँ से हो जाएगी ओम मीटर वैल्यू आ जाएगी। चलो समझ में आ गया कि भाई ओम मीटर्स की वैल्यू भी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ओम, ये ओम मीटर्स की यूनिट भी निकल के आ गई। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस को जोड़ा कैसे जाता है ना। और एक रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन देखो ट्वेल्थ में कितना प्यारा क्वेश्चन आया था, उसने बोला कि एक मटेरियल ये है, दूसरा दूसरे मटेरियल की वायर है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है। जब इन दोनों को जोड़ दिया गया है बोला है, तो उन्होंने बोला कि नेट जो होगा, है ना, वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा रो वन, इसका रेजिस्टेंस रो टू, तो उन्होंने बोला रो वन प्लस रो टू डिवाइडेड बाई टू होगा, है ना। ट्वेल्थ का क्वेश्चन है ये, ट्वेल्थ में आया था, इतना बेसिक सा क्वेश्चन कि उसका दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के डिवाइडेड बाई टू कर दो, हमारे पास रो इक्विवेलेंट आ जा रहा था, ठीक है। ट्वेल्थ का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, MCQ सॉल्व कराए हुए हैं मैंने, चैनल पे डाल रखी वीडियो, तुम देख सकते हो उसको। ट्वेल्थ में भी पूछा जाता है, ट्वेल्थ में भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है अगर सीरीज़ में होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे देख लो, अगर सीरीज़ में होगा तो सीधे से जोड़ देना रेजिस्टेंस को, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सीधे तीनों को जोड़ देना, R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ देना, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे से फ्लो कर सकता है, यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे कितना भी रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट भी लगा सकते हो। तो रेजिस्टेंस ये किस में है, सीरीज़ में है, एक के बाद एक है। तो रेजिस्टेंस कैसा जुड़ा हुआ है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कैसे जुड़ता है, देखो जैसा एक रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ, एक और ऐसे जुड़ गया, एक और जुड़ गया, तो ये क्या है हमारे पास सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से सीरीज़ में जुड़ता है, तो हमारा सीधे से इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो पूरा पूरा तीनों को जोड़ देते हैं साथ साथ में, तो ऐसे जोड़ के ये फॉर्मूला बन जाता है। अभी कैसे आता है ये भी इसका है, लेकिन ये पेपर में पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है, इस वजह से बनता है, पूरा फॉर्मूला है वो, फिर कॉमन लेते हैं, वहाँ से कट जाता है, आई कॉमन कट जाता है, तो वहाँ से आता है। तो तुम डायरेक्ट याद करो, क्योंकि फॉर्मूले में पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर अब वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल में चीज़ में हो जाएगा कि देखो लिखा भी है, सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम होती है, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो सबको को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगर पैरेलल कंडीशन होगी, पैरेलल कंडीशन तुम्हें पता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं। तो अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं एक सर्किट बनाऊँ, तो मुझे उस डायग्राम में तो समझ में कम आ रहा है, इसमें समझो ज़रा, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। ये लो बैटरी है, वो कहीं से डाउनलोड करे हुए ना, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहे हो। तो यहाँ मैं बताता हूँ कैसे बना सकते हैं। ये देखो, यहाँ देखो, ये पैरेलल में कंडीशन बनाऊँ, तो इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो, तो ये कंडीशन जो है पैरेलल कंडीशन है, ये मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मैंने सोचा था कि कहीं से डाउनलोड कर लूँगा, सही से दिख जाएगा, जल्दी से टाइम लगेगा नहीं, इसलिए, क्योंकि ये बार बार बनाना ही पड़ता है। फिर भी प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो करंट यहाँ चल जाएगा I1, यहाँ चल जाएगा I2, यहाँ चल जाएगा I3, तो यहाँ से डिवाइड हो गई, फिर वापस से मिल जाएगा वो, आगे जाके वो फिर से मिल जाता है ऐसे, तो फिर ये करंट आई ही बहेगा यहाँ पे, आगे जाके मिलने के बाद वो आई ही बहता है, ठीक है। तो मिल जाता है वोल्टेज सेम रहेगी, याद रखना इसमें क्या होती है, वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहने के बाद करंट इसमें डिवाइड हो जाता है। तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं, तो उससे रेजिस्टेंस को इसको मतलब ऐसे लिख लेते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/rn भी हो सकता है, जितने भी होंगे उससे कर लेंगे, जरूरी नहीं है तीन ही रेजिस्टेंस हो, ज़्यादा भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलो ठीक है। तो इसमें देखो, अब सीरीज़ कॉम्बिने अब मान लो दोनों मिल गए, है ना, मतलब समझो कि सीरीज़ में भी है और सीरीज़ में भी है प्लस क्या है, पैरेलल में भी है, सीरीज़ प्लस पैरेलल, ठीक है। सीरीज़ में भी है, कभी क्या है, पैरेलल कंडीशन भी है, पैरेलल में भी है और सीरीज़ में भी है। तो जैसे सीरीज़ में, तो इनको भी सॉल्व करते हैं, तो फिर बताऊंगा उनको सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं,
ठीक है, अब जैसे कॉम्बिनेशन होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन करा भी देता हूँ तुम्हें। मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे देखो ज़रा, यहीं पे देखो ज़रा। अगर मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अगर मैं मान लो कहता हूँ तुमसे कि ये देखो क्वेश्चन को, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक ये बनाया, एक रेजिस्टेंस ऐसा लिखा, और एक मैंने इस तरीके से रेजिस्टेंस जोड़ा, एक मैंने ये रेजिस्टेंस जोड़ा, इस तरीके से जोड़ के, और इसको मैंने ऐसे ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये बैटरी लगाई, पोटेंशियल लगा दिया, और इसको इस तरीके से कर दिया। तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से R1 करंट, ये R2, R3 एंड R4। ठीक है, ध्यान देना। तो क्या होगा, मुझे दिख रहा है कि जो ये दो हैं, ये दो हैं सीरीज में है। तो एक काम कर लेता हूँ, पहले इसी का इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, इसके वैल्यू भी लिख लेता हूँ। मान लो इसकी वैल्यू मैं लिखना चाह रहा हूँ, इसमें 2 ओम मान लेता हूँ, इसको मैं 3 ओम मान लेता हूँ, और इसको मैं भाई 2 ओम मान लेता हूँ, और इसको भी मैं 2 ओम मान लेता हूँ। अगर रेजिस्टेंस जुड़ा होगा तो फिर अगर ऐसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट की निकालूँ, यहाँ पे सॉल्व करूँ क्वेश्चन, तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूँ तो हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि वो सीरीज़ में जुड़े हैं तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो R1 की वैल्यू 2 प्लस R3 की वैल्यू कितनी 3, तो कितना हो जाएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। किस वाले फील्ड में, किस वाले में, अगर मैं तुमसे बात करूँ इस वाले पे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ये वाले पे, ठीक है, इस वाले को सॉल्व कर दिया मैंने, इसकी जगह मैंने एक सिंपल सा लगा दिया। तो अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको हटा देता हूँ मैं, अगर मैं इसको हटाऊँ, तो स्ट्रोक को तो नहीं करता हूँ, इसको प्रिसीजन रीजन, ठीक है, इसको हटा के इस तरीके से अब मैंने इसकी जगह एक एक ही लगा दूंगा। ठीक है, अब मैंने इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। जब 5 ओम का रेजिस्टेंस ये है, तो यहाँ से अब देखो, अब इसको भी सॉल्व कर लो, इस सर्किट को भी सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये तो पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हाफ कितना हो जाए 1, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर 1, ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। 1 ओम देखो, तुम्हें यहाँ से दिख भी रहा है, तुम ये समझ रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चन तुम क्या समझ पा रहे हो, पता है। देखो, इसका भी रेजिस्टेंस 2 था, इसका भी 2 था, और इन दोनों को जोड़ा पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम का। मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो कम हो जाता है, सीरीज़ में जुड़ जाता है। सीरीज़ में क्या था, देखो जरा, सीरीज़ में यहाँ पे क्या था, 2 था, इसमें +3 था, वैसे दोनों ही कम थे, इससे ज़्यादा ही आया रेजिस्टेंस। और इसमें क्या हुआ, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उससे वैल्यू कम आती है पैरेलल कंडीशन में, और इंडिविजुअल से ज़्यादा कंडीशन आती है सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, चलो यहाँ से ये समझ में आ गया कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत डीप समझा दिया, बट ठीक है, अभी भी हुआ नहीं है सॉल्व। ठीक है, यहाँ देखो, ये 5 है, मैं इसलिए लिख देता हूँ, ये 5 है, और यहाँ इसका इक्विवेलेंट 1 आया, तो टोटल इक्विवेलेंट 5 + 1 क्या हो जाएगा, ये तो सीरीज में हो जाएगा ना अब, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6। देखो बच्चों, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है, वन शॉट में लेना है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर इसका डिटेल में अभी क्वेश्चन कराऊंगा अगले चैप्टर, अगले जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन भी आ जाएंगे इसके, तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो तो याद आ गया क्वेश्चन, मैं इसलिए करा दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ जाए करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर आता है, लास्ट आता है हमारे पास, लास्ट टॉपिक, लास्ट 2 टॉपिक बचे हुए हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब मान लो कहीं से करंट फ्लो करता है, जब करंट कोई फ्लो करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो फिक्स चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उससे फिक्स टकराता है, और जब टकराता रहता है तो ऊपर नीचे रैंडम मोशन कर रहा होता है चार्ज। जब रैंडम मोशन कर रहा होता है तो वहाँ से क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट भी शो होता है, हीटिंग इफेक्ट आने लग जाता है। तो वहाँ पे जूल्स ने क्या बोला, एक अपना एक फॉर्मूला दे दिया, उसने बोला जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है कितने टाइम तक तुम चलाते हो, है ना। जितने टाइम तक तुम चलाओगे उतने ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देगा। तुमने देखा भी होगा, जितना तुम कोई बल्ब को जला के रखते हो, कोई भी बल्ब जला के रखते हो, तो क्या होता है, उतने ज़्यादा वो हीट डेवलप करता है। पहले वाले जो टंगस्टन बल्ब वाले होते थे, उनमें क्या तो और ज़्यादा हीट डेवलप होती थी, क्योंकि वो तो उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता था इस वजह से, क्योंकि उसमें टंगस्टन होता था ना अंदर से, तो और ज़्यादा ग्लो करता था। ग्लो क्या, येलोश ग्लो करता था वो। ठीक है, उसको बचाने के लिए बाहर से एक ग्लास लगा देते हैं, उसके बीच में इनर्ट गैस भर देते हैं, जिससे कि वो सेफ़ रहे अंदर का टंगस्टन।
तो और हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, फॉर्मूला लिख देना। और यहाँ पे ये भी निकलता है यहाँ से, ये भी बहुत जो हीट होती है ना वो भी कहीं से निकलती है, बताऊँगा कहाँ से निकलती है, भी है ना, इसमें लिखा नहीं है। तो और हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो ये जो फॉर्मूला बनता है पूरा बनता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का भी कहते हैं इसको फॉर्मूला, बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन भी आ सकता है इसका। निकलता कैसे, यहाँ से निकलता है ये वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यहाँ से v इंटू क्यू हो जाएगा। तो w बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू, और जो ये वर्क होता है वही हीट में चेंज हो जाता है। और v का फॉर्मूला होता है आई आर इंटू क्यू का फॉर्मूला होता है आई, कुछ भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कहीं और से भी लिखते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और यहाँ से टी यहाँ पे लिख देंगे, क्यू क्या हो जाएगा आई टी, तो आई इंटू टी कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर टी। देखो यहाँ से भी बन सकता है इजीली, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को करने में। तो आई स्क्वायर आर टी यहाँ से बन जाता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होते हैं इस हीट इफेक्ट, कभी हीटिंग इफेक्ट हमें चाहिए भी, कभी नहीं भी चाहिए। हीट कभी हमें चाहिए भी, कभी हीट नहीं भी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि हमारे ह्यूमन नीड्स क्या हैं, ठीक है। अगर जैसे बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो पहले चलता था, जैसे टंगस्टन वाला होता था, उसमें क्या होता था कि टंगस्टन फिलामेंट होता था, उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ करता था। जब वो रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो करता था तो वो ग्लो करना शुरू कर देता था, और जब ग्लो करने लग जाएगा तो उसी को हमने कि लाइट का फॉर्म दे दिया, हमने कहा हाँ हमें दिखने का रोशनी मिल गई, तो हमने वो वैसा ही कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। अब हमारा जो सर्किट है ना, हमारा पर जो सर्किट था, अब मान लो वो सर्किट है, तो सर्किट में क्या कर देते हैं हम लोग, फ्यूज़ लगा देते हैं। अब मैं सर्किट में क्या कर देते हैं, एक फ्यूज़ लगा देते हैं। सर्किट है, बनाया था मैंने एक सर्किट, ठीक है, हाँ ये है। तो अगर सर्किट बनाया था तो यहाँ पे कर देते हैं एक फ्यूज़ लगा देते हैं। अगर मान लो बाई चांस कोई भी दुर्घटना होती है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ चीज़ होती है, तो ये फ्यूज़ क्या कर जाता है, पिघल जाता है। और जब पिघल जाता है तो ये जो कनेक्शन होता है, ये सर्किट जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। और जब ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, जो हमारे अप्लाइंसेस लगे हुए हैं आगे फर्दर वो ख़राब होने से बच जाते हैं, ठीक है, जलने से बच जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग फ्यूज़ का यूज़ कर लेते हैं। तो वो भी क्या है, मेल्टिंग इफेक्ट है ना, हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है, वो भी हमारा यूज़ होता है। और भी क्या होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे हीटर है, तुम लोग घरों में हीटर यूज़ करते हो, है ना। हीटर जब जब उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है तो वो गर्म हो जाता है, और जब गर्म होता है तो क्या होता है, हमें हीट मिलती है, रेडिएशन के थ्रू हम पे पहुंच जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और भी कुछ है क्या, जैसे वाटर हीटर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो है, ठीक है। हमारे लिए अच्छा भी है बुरा भी है। बुरा कब है, जब मान लो कोई कंडक्टर है, उसमें से ज़्यादा हीट इफेक्ट हो गया तो वायर क्या हो सकती है, जल भी सकती है, और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, आग भी लग सकती है घरों में। तो इस वजह से वो भी हमारे लिए बैड इफेक्ट है किसी भी हीट का होने का, ठीक है। कोई मान लो कोई भी हीट जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना, बस डिपेंड करता है हमारी नीड्स पे। तो पावर यहाँ पे आ जाता है, पावर का फॉर्मूला, पावर आ जाता है, पावर क्या हो जाता है, पी इक्वल टू वी आई इसका फॉर्मूला होता है। पी इक्वल टू वी आई तुम्हें पता होगा, है ना, कितना पावर कंजप्शन कर रहा है। तो यहाँ से निकालते हैं पी इक्वल टू वी आई, फॉर्मूले बनते हैं बहुत सारे इसके पावर के, तो ध्यान रखना पावर का क्या होता है। तो वैसे तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क से, है ना, मैं तो वो भी करा सकता हूँ, तो मैं वो भी करा देता हूँ। देखो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक नेक्स्ट कुछ स्लाइड जगह है मेरे पास, हाँ चलो यहाँ पे कर देता हूँ। देखो पावर इक्वल टू क्या आता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और पावर का वर्क होता है हमारे पास v इंटू क्यू, है ना, यही तो होता है v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, निकाला था ना हमने पोटेंशियल डिफरेंस से। तो v यहाँ से v इंटू क्यू हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आई, है ना, पावर का फॉर्मूला वी आई बन गया। पावर के बहुत सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं, जैसे p इक्वल टू होता है वी आई, तो मुझे पता है कि जो ओम्स लॉ क्या आता है, v इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो मैं अगर मैं v की जगह क्या रख दूँ, आई आर रख दूँ इंटू आई, तो बन जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर का फॉर्मूला एक और बन गया आई स्क्वायर आर। तो ऐसे ही मतलब रैंडम हम कुछ भी बना सकते हैं फॉर्मूले, तो 10 फॉर्मूले बना सकते हैं हम तो ऐसे। तो वी आई है तो आई की जगह अब कुछ और रख दो, आई की जगह वी अपॉन आर रख दो, है ना। यहाँ से करो आई इक्वल टू, यहाँ से वी इक्वल टू आई आर होता है, तो एक काम करो यहाँ से आई की वैल्यू लिख दो वी अपॉन आर रख दो, तो पी इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू आई की जगह रख दो वी अपॉन आर। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, मतलब अल्टीमेटली बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो, तुमने जितना यूज़ करना है वो रख लो, है ना। क्यू इक्वल टू एन ई रख दो, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी रख दो, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू रख दो, कितने फॉर्मूले होते हैं, तो सारे यूज़ कर करके हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो यहाँ पे इतना हमारा सिलेबस ख़त्म होता है, बट अभी भी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन देखो लास्ट में क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो हमारे घरों में एनर्जी आती है ना, किसके फॉर्म में आती है, वो के डब्ल्यू एच के फॉर्म में आती है। तुम्हें पता है के डब्ल्यू एच के होती है ना, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। इसके हिसाब से एक क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है के एनर्जी यूनिट कंजप्शन पे, पक्का पेपर में आने के चांसेस पूरे हैं। मैं देखो जो पिछले साल पूछे गए हैं इस बार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, शाम तक वो वीडियो भी आ जाएगी, तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना, तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है, ठीक है। तो यहाँ से जो देखो मैं एक बात बताता हूँ,
तो यहाँ पे से अगर मैं इसको एक नई स्लाइड बनाऊँ, मैं ब्लैंक पेपर ले लेता हूँ। तो अगर मैं ब्लैंक लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ज़रा, तो ब्लैंक लेने के बाद यहाँ देखो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, एक काम क्या करें, यहाँ से 1 kWh को समझाता हूँ। ठीक है, ये 1 kWh को समझाना चाह रहा हूँ। तो पावर क्या होता है, देखो किलोवाट है ना, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट की भी तो लिखा ही नहीं मैंने, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, किलो वाट, मेगा वाट वगैरह वगैरह होती है। तो अभी आता रहेगा, बताते रहूँगा। तो 1 kWh, तब क्या होता है, 1 kWh किसे बोला जाता है, जब 1 kW की कोई चीज़, कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी बल्ब या कोई भी चीज़ें, जो अगर 1 kW की चीज़ पावर कंजम्पशन यूज़ होता है 1 घंटे के लिए, जब 1 घंटे के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं K1 kWh, 1 kWh, है ना। तो 1 kWh मैं अगर इसको खोलूँ तो 1000 Wh, और मैं इसको और खोलूँ तो 1000 को अगर मैं करूँ तो 1000 हो जाएगा इंटू आर, वन, ये तो वॉट इसको अलग से लिख देता हूँ। और आर, जो आर होता है तो मतलब होता है 60 मिनट इंटू 60, है ना, इंटू सेकेंड, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा। और आर, फॉर आर 1 घंटे, ठीक है, किलो वाट, वाट आर हो गया। ठीक है, वॉट क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो इसको मैं कर सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, 3 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 0, ठीक है। इंटू वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, इंटू सेकेंड, इससे कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस, जो लेफ्ट को जाते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो 6 हो जाएगा जूल, इतना जूल। तो 1 kWh बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आ जाता है। तो चीज़ अगर कभी तुम्हें यूनिट निकालनी पड़े तो इसका हम न्यूमेरिकल भी कल करेंगे, तो ज़्यादा डीपली हम मैं समझा सकता हूँ इसको। ठीक है, ऐसा कुछ अगर इसमें कुछ छूटा होगा, अगर तुम्हें लगता है कोई टॉपिक छूटा है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे कि मैं तुम्हें आगे बता दूं, जैसे मैं और भी कुछ देखता हूँ कि कुछ छूटे ना हो। ठीक है, मैं इसलिए मैं ये बना के लाता हूँ पीडीएफ, वरना कोई छूट ना जाए इसलिए। तो यहाँ पे हम किलोवाट आवर की बात कर सकते हैं, इसका मतलब होता है 1000 1000 वाट पर आवर। ठीक है, और जिसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है 3.6 इंटू 10 की पावर -6 जूल, माइनस नहीं 6 जूल होता है, इस तरीके से है ना, ये लिख दिया उन्होंने। तो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की KWH, है ना। यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं इसको, और यहाँ से हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे अगर अगर आपको इस चैप्टर के लिए क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए तो हमारी इंस्टा आईडी द हेवन क्लासेस 0182 पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा अपडेट होता है वो हम डाल देते हैं, और वहाँ से तुम लोग उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर तुम वीडियो देख ली है, अगर तुम्हें वीडियो समझ में आई है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।